मेरी भाभी एक बच्चे को जन्म देने के बाद से बहुत अकेली हो गई थी। उनके और भैया के बीच अब नजदीकियां बहुत कम हो गई थीं। तभी मैं शहर से वापस घर आया था। भाभी मुझे देखकर बहुत पागल हो गई थी। एक दिन जब वह अपने बच्चे को दूध पिला रही थी तो मैं अचानक उनके कमरे में चला गया। भाभी ऐसे देखकर मैं अपने होश खो बैठा। फिर एक दिन अचानक भाभी रात को मेरे कमरे में आई। उसने मुझे नहीं बताया कि उनके दिल में क्या चल रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे इन दिनों बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। इतना कहकर भाभी मेरे पैरों पर आकर बैठ गई। फिर पूरी रात मैं उन्हें नहीं रोक पाया और हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुनील है। कुछ दिन पहले ही मैं शहर से घर आया था। मुझे क्या पता था कि भैया की पत्नी को मुझसे कुछ सुख मिलने वाले हैं जिससे उन्हें और मुझे दोनों को खुशी मिलेगी। शादी के बाद मैं अपनी भाभी रत्ना से कभी नहीं मिला था, क्योंकि भैया की शादी में छुट्टी ना मिल पाने की वजह से मैं घर नहीं आया था। बस भैया के फोन से हमारी और भाभी की बातचीत हुई थी। अब भाभी का एक बेटा भी हो गया था। उनका बेटा अब 4 महीने का हो गया था, लेकिन फिर भी मैं उनके बच्चे को देखने नहीं गए। इसलिए आज मैंने थोड़ा समय निकाला और कुछ दिनों के लिए भैया भाभी से मिलने के लिए घर चला आया। घर आते ही मेरी पहली मुलाकात भाभी से हुई। मैं भाभी को नहीं पहचानता था, क्योंकि मैंने उन्हें कभी देखा नहीं था और समय आजू बाजू की औरतें भी मेरे घर आई थीं। इसलिए मैं समझ ही नहीं पाया कि मेरी भाभी कौन है। जब वो सब अपने घर चली गई, तब भाभी को पहचानते ही मैंने उन्हें गले से लगा लिया और उनके बच्चे के साथ खूब मौज मस्ती किया। शाम को भैया घर आए। वह मुझे देखकर बहुत खुश हुए। सौरभ दादा मेरे बड़े भाई थे। बचपन में मेरे भैया ने मुझे बहुत लाड प्यार दिया था। मैं परिवार में सबसे छोटा था, इसलिए मुझे बहुत लाड प्यार मिला। मुझे हर कोई प्यार करता था। अब मुझे नहीं पता था कि भाभी मुझे इतना बिगाड़ने वाली है। मैं 5 दिन की छुट्टी पर था। भैया और भाभी के पास मिला और मौज मस्ती किया। फिर 5 दिन ऐसे गुजर गए कि मुझे पता ही नहीं चला। अब मैं वापस शहर जाने वाला था। तभी भाभी ने मुझे रुकने को कहा। उन्होंने कहा कि चूंकि मेरा बच्चा हो गया है, इसलिए मैं कहीं बाहर नहीं जा सकती। अगर तुम कुछ दिन और रुको तो तुम हमारी थोड़ी मदद कर दोगे, और अब तुम्हारा भाई भी कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। मैं बोला, भाभी मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? भाभी बोली, अभी आप रुक जाए, मैं आपको सब बताती हूं। भाभी के रोकने पर मैं रुक गया और अपने कंपनी के मैनेजर को एक मेल कर दिया कि मुझे और 1 सप्ताह लगेंगे। अब मेरी छुट्टियां बढ़ा दी गई थीं। मुझे भी अपने दोस्तों से मिलना था, इसलिए मैं भाभी के कहने घर रुकने को तैयार हो गया। उस शहर में मेरे कुछ दोस्त थे। मैंने उनसे मिलने का फैसला किया। उस दिन मैं नहा धोकर कर अपने कमरे से बाहर निकला। मैं ज्यादा दिन तक रहने के इरादे से नहीं आया था, इसलिए मैं अपने कपड़े नहीं लाया था, तो मैं भैया की शर्ट लेने उनके कमरे में गया। मेरी भाभी अपने कमरे में कहीं नजर नहीं आ रही थी। भैया भी वहां नहीं थे। ज्यादातर भाभी रसोई में काम करती रहती थी, तो मैंने सोचा कि भैया भी कहीं व्यस्त होंगे। तो मैंने सोचा कि यही सही है कि मैं भाभी को काम से बुला लूं। फिर मैंने सोचा कि आमतौर पर हर किसी के कपड़े अलमारी में होते हैं, तो मैं खुद जाकर भैया के कपड़े ले आता हूं। फिर मैंने भैया की टी-शर्ट पहना और वहां शीशे के सामने खड़े होकर मैं अपने बालों में कंघी करने लगा। कुछ देर बाद अचानक मुझे पीछे से एक जोरदार झपी महसूस हुआ। भाभी मुझे भैया समझकर गले लग गई थी। मैं उनका हाथ खोल रहा था, फिर भी वह अपना हाथ छोड़ने को तैयार नहीं थी। वह अपनी आंखें भी बंद की हुई थी। कुछ देर बाद मुझे उनका स्पर्श महसूस होने लगा। अचानक भैया वहां आए। भैया ने भाभी को इस तरह मुझसे लिपटते हुए देख लिया। तब उनकी आंखें बड़ी हो गई थीं। भैया को देखकर भाभी ने तुरंत खुद को मुझसे दूर कर लिया। उसने कहा, तुम दरवाजे के सामने खड़े हो तो ये कौन है? फिर मैं भाभी की तरफ घूम गया। मुझे देखकर वो 2 कदम पीछे हट गई। वो बोली, तुमने सौरभ की शर्ट पहनी है, इसलिए मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। भैया, और मुझे लगा कि भाभी का कारण सच है और इसलिए भैया ने भी इसे नजरअंदाज कर दिया और अपने कमरे से बाहर चले गए। मैं भी वहां से बाहर जाने लगा। जैसे ही मैं बाहर निकला तो भाभी ने मुझे आंख मारी। न जाने भाभी मुझसे आखिर क्या कहना चाहती थी। दोपहर से ही भैया बाहर जाने के लिए पैकिंग कर रहे थे। उनकी रात 9 बजे की फ्लाइट थी। भैया रात को अपनी फ्लाइट से चले गए।
अब अगले कुछ दिनों तक मैं भाभी और उनके बच्चे के साथ घर पर अकेला था। भैया के जाने के दिन से ही शुरू हो गया भाभी का अजीब व्यवहार। रात में वह बच्चे को मेरे कमरे में ले आई क्योंकि वह रो रहा था। भाभी ने बच्चा मुझे सौंप दिया। तभी उनके हाथ से बच्चे का खिलौना जमीन पर गिर गया। जैसे ही वह उसे उठाने के लिए नीचे झुकी, उनकी साड़ी उनके कंधों से पूरी तरह गिर गई थी। भाभी बिना अपना साड़ी उठाए झुकी हुई खिलौने को देख रही थी। मुझे भाभी को ऐसे देखकर बहुत शर्म आ रही थी। बाद में भाभी ने अपना साड़ी ठीक किया और खिलौना उठाकर उठ गईं। भाभी ने मुझसे कहा कि आपके भैया को जाने का अफरा तफरी में मैं बहुत थक गई हूं और गर्मी से हालत खराब हो गई है। अब बिना नहाए तरोताजा महसूस नहीं होता। कुछ देर अपने भतीजे का ख्याल रखिए, मैं अभी नहा के आती हूं। भाभी ने बच्चे को मेरे पास छोड़ दिया। उसके बाद मैंने बच्चे के साथ खेलना शुरू किया। बच्चा मेरे साथ अच्छे से घुल मिल गया। कुछ देर बाद बच्चा बहुत रोने लगा। शायद अब उसे भूख लगा था, तो मैं बच्चे को लेकर भाभी के कमरे में चला गया। वहां उन्हें मैं अपने बाल सुखाते हुए देखा। मुझे देखकर भाभी ने मेरे हाथ से बच्चा ले लिया। जैसे ही मैं उनके कमरे से निकलने वाला था, तो भाभी ने मुझसे कहा कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है। ज्यादा समय मुझे अपने बाल नहीं धोने चाहिए थे। भाभी के सिर में दर्द हो रहा है, यह सुनकर मैं रसोई में चला गया। मैंने भाभी के लिए बढ़िया अदरक वाली चाय बनाई। उनके साथ ही ये चाय मैंने अपने लिए भी बनाया। पिछले कुछ साल से मुझे चाय की बहुत लत लग गई थी, क्योंकि कंपनी में देर रात तक काम करने के लिए मुझे रात में जागना पड़ता था। उस वक्त मैं कई बार चाय पीता रहता था। मैं 2 कप चाय लेकर भाभी के कमरे में गया, तो फिर मेरी नजर भाभी के गाउन पर पड़ी। उसने बच्चे को दूध पिलाया और सो गई। लेकिन अभी उनका गाउन थोड़ा खुला हुआ था, यानी थोड़ा मेन जगह पर ही फटा हुआ था। हो सकता है वह नहीं जानती हो। मैंने उन्हें ऐसे ही देखता चारों खाने चित हो गया। तभी भाभी ने मुझसे कहा, देवर जी, ऐसा क्या हुआ कि आप ऐसे देख रहे हैं? मैं उनसे उसका कपड़े फटे होने की बात बताई। भाभी ने अपने कपड़े, तो फिर मैं उनकी तरफ से घूम गया। थोड़ा जो मैंने पहले देखा था, तो मुझे भी भाभी के सामने थोड़ी शर्म आ रही थी। लेकिन मेरी भाभी मुझसे बहुत सहजता से बात करने लगी। उसने मुझे अपनी तरफ घूमने को कहा और फिर मेरे हाथ से चाय का कप ले लिया। मेरा हाथ भाभी को बहुत पसंद आई। भाभी ने मुझसे कहा, देवर जी, आपका बनाया हुआ चाय ने तुरंत मेरा सिर दर्द खत्म कर दिया। इसके बाद चाय पीने के बाद मैं कप नीचे रसोई में ले गया। फिर मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। इसी तरह अगले दिन मैं रोज की तरह सुबह बाहर निकला और हॉल में व्यायाम कर रहा था। भाभी रोज 8 बजे उठती थी, इसलिए वह सुबह उठकर बाहर नहीं आएगी, मैं जानता था। मैं व्यायाम करने के लिए सुबह 6 बजे उठता हूं। फ्रेश होने के बाद व्यायाम करने लगता। व्यायाम करते करते 7 बजे तक मेरा शरीर पसीने से भीग जाता। उस समय सुबह के 7 बजे ही मेरी भाभी अपने कमरे से बाहर आ गई। उन्होंने मुझे व्यायाम करते हुए देखा तो वह बोली, देवर जी, आपने यह गलत किया। आप इतने फिट और ठीक हैं, फिर भी आप मुझे फिट रहने की सलाह नहीं दे रहे हैं। बच्चे के जन्म के बाद से मेरा शरीर पूरी तरह ठीक होने का इंतजार कर रहा है। मैंने भाभी से कहा, कोई बात नहीं, आप आज से मेरे साथ व्यायाम करना शुरू कर दो। तभी भाभी शर्ट और पैंट पहनकर आ गईं। उस ड्रेस में उनका शरीर काफी भरा हुआ लग रहा था। मैंने नजरें हटा ली और भाभी को एक्सरसाइज के स्टेप्स सिखाने लगा। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। मैं और भाभी अब खूब बातें करते थे। मेरी भाभी मुझे दोपहर में कभी भी अचानक अपने कमरे में बुला लेती थी और पिछले 3 दिनों से जब वह बच्चे को दूध पिला रही थी, तो मैं गलती से उनके कमरे में चला जाता था। अब मुझे अपनी आंखों के सामने वही दृश्य दिखाई दे रहा था, लेकिन वो मेरी भाभी थी, इसलिए मैंने खुद को रोक लिया। उस दिन मेरे दोस्त का फोन आया, जो उसी शहर में रहता था। शनिवार को मैं इसी शहर में रहूंगा, यह कहा। फिर उसने मुझसे मिलने की जिद करना शुरू कर दिया। जब मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, तब भाभी भी मेरे बगल में ही थी। मैं बाहर जाऊंगा। जैसे ही उन्हें समझ आया, वह मुझे बोली, मैं अकेली घर पर हूं और आप मुझे अकेले छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं अपने दोस्त के पास। आप ऐसा भी तो कर सकते हैं, आप अपने दोस्त को यहां बुलाकर भी भेंट मुलाकात कर सकते हैं। इतना कहकर भाभी फिर बोली, मैं अच्छा बढ़िया नाश्ता बनाती हूं, आप अपने दोस्त को घर पर ही बुला लीजिए।
मैंने अपने दोस्त मनु को कॉल करके अपने घर पर ही मिलने के लिए आमंत्रित किया। उस दिन भाभी ने अपने हाथों से स्वादिष्ट समोसे बनाई। मनु के आते ही हम लोग पहले समोसे खाए, फिर हमारी बहुत देर तक बातें हुई। फिर भाभी भी हमारे पास आ गई। मनु की भी भाभी से अच्छी बातचीत हुई, लेकिन मनु के जाते ही भाभी ने मुझसे कहा कि आपका यह दोस्त मुझे ठीक नहीं लगा। उसकी आंखें चमक रही थीं। महिलाएं पुरुषों की आंखों को तुरंत पहचान लेती हैं। शायद मैंने मनु की वो गंदी नजर नहीं देखी थी जो भाभी को घूर रही थी, लेकिन भाभी ने इसका अंदाजा तो किया ही होगा। मैंने भाभी से कहा, ठीक है, मैं आज के बाद मनु से घर के बाहर ही मिलूंगा, मैं उसे घर नहीं बुलाऊंगा। उस रात बच्चा बहुत रो रहा था, इसलिए भाभी बहुत परेशान थी। बच्चे की आवाज सुनकर मैं भाभी के कमरे में गया। मैंने भाभी के हाथ से बच्चा ले लिया और उसे अपनी तरफ सुला लिया। फिर भाभी बोली, देवर जी, आप मेरा और मेरे बच्चे का कितना ख्याल रखते हो, और आपके भैया हैं कि अगर बच्चा रो भी रहा हो तो भी उठकर दूसरे कमरे में सोने चले जाते हैं, लेकिन देवर जी आप जाग गए और मेरे और बच्चे लिए यहां आए। इतना कहते कहते भाभी की आंखों में आंसू आ गए। फिर उन्होंने कहा, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैंने कहा, भाभी मैं आपके लिए काढ़ा बनाकर लाता हूं। तभी भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे बोली, यह दर्द ठीक नहीं होगा अगले 4 दिनों तक। यह हम महिलाओं की हर महीने की समस्या है। भाभी ने अचानक अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। मुझे लगा कि शायद उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और बच्चा भी उसे परेशान कर रहा है, तो भाभी को थोड़ा आराम देने के लिए मैंने उन्हें उनके बिस्तर पर लिटा दिया और उनके सिर पर हाथ फेरने लगा। फिर भाभी ने मेरा हाथ पकड़कर अपने पेट पर रख दिया और वो बोली, देवर जी मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, मैं उसका इलाज कर रहा हूं। ये सोचकर मैं अपना हाथ उनके पेट पर फिराने लगा। फिर मुझे उनके चेहरे से महसूस हुआ कि उनका दर्द कुछ कम हो गया है। अब भाभी के वो 4 दिन बीत गए थे। फिर वो रात को मेरे कमरे में आई। आज वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। भाभी ने पिंक कलर की नाइटी पहनी हुई थी। उन्होंने कहा, देवर जी पिछले 4 दिनों में आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है। शादी के बाद से मुझे याद ही नहीं है कि उन दिनों आपके भैया ने एक बार भी मुझसे पूछा हो। मैं आपके जैसा ही पति चाहती थी, लेकिन मैं क्या करती, मेरी तो किस्मत ही फूट गई थी। मुझे लगा कि पत्नियां अपने पतियों को लेकर कुछ ज्यादा ही नखरे करती हैं, लेकिन आपका भैया तो मुझा पे ध्यान ही नहीं देते, तो मैं नखरे क्या करती। फिर कुछ देर बाद भाभी मेरे करीब आ गई। उन्होंने मुझसे कहा, देवर जी मुझे आपकी मदद की बहुत जरूरत है। मैंने भाई से कहा, भाभी मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। इस पर वो बोली, आप मेरी सबसे ज्यादा मदद कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से मुझे आपकी ताकत का एहसास हो रहा है। देवर जी मुझे आपसे एक बच्चा चाहिए। भाभी ने इतनी बड़ी बात आसानी से कह दी। भाभी क्या आप ठीक हैं? आप मुझसे एक बच्चा चाहती हैं। आप ऐसे कह रही हैं जैसे आप खाना पकाने में मेरी मदद चाहती हैं। आप ऐसी बात मत करो। अब मैं भाभी की बात नहीं सुन रहा था। तभी भाभी रोने लगी और उन्होंने कहा, आज तक मैंने अपने मन में बहुत दुख रखा है, लेकिन आज मैं आपके सामने यह कहना चाहती हूं। भाभी बोली, आपके भैया बहुत बीमार हैं। उनसे पैदा हुआ बच्चा भी उन्हीं की तरह बेहद नाजुक है। मेरा बेटा हमेशा बीमार रहता है। इतनी कम उम्र से ही उसे अनचाही बीमारियां हो गई हैं, और यह सब आपके भाई की वजह से है, क्योंकि अगर जड़ खराब है तो पेड़ का तना भी वैसा ही होगा ना। मैंने भाभी से कहा, क्या आप समझ रही हैं कि आप क्या बात कर रही हैं? इतना कहते ही भाभी मुझसे लिपट गई। वो बोली, देवर जी आपको मेरी बात पर यकीन करनी चाहिए, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूं। फिर भाभी अपने कमरे में गई और मेरे भैया की फाइल ले आई। वह फाइल देते हुए बोली, देख लो आपके भाई को कैसी बीमारी है। मेरा बच्चा इतनी कम उम्र में ऐसी बीमारी से पीड़ित है कि मुझे इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वह पूरे 1 साल तक जीवित रहेगा या नहीं। यही समय है हमारे पास। अभी तो आपके भैया भी घर पर नहीं है। फिर भाभी कहने लगी, देवर जी आपके जैसा जवान लड़का इस उम्र में क्या चाहता है, मैं यह अच्छी से जानती हूं। आप भी मुझे कैसे देखते हो मैं समझती हूं। देवर जी आप मेरे साथ इस दिन को बांट लीजिए प्लीज। भाभी ने मुझसे बहुत मदद मांगी। फिर उन्होंने आगे कहा, मुझे मोटा बच्चा चाहिए जो केवल आप ही मुझे दे सकते हो। आप भी तो हट्टे कट्टे हो। मैं यह भी जानती हूं कि आपके भाई से ऐसा कभी नहीं होगा।
इसलिए मैं अपना आंचल आपके सामने फैलाती हूं। इस वक्त भाभी बहुत निराश हो गई थी। फिर मैंने भाभी को ऊपर से नीचे तक देखा। भाभी गोरी चिट्टी और बहुत खूबसूरत थी। कभी कभी मैंने भी ऐसी खूबसूरत लड़कियों को अपने दोस्तों के साथ मोबाइल में देखा था। आज एक खूबसूरत औरत मेरे सामने से अकेले चलकर आई थी। फिर मैं इतना मूर्ख कैसे बन सकता था कि यह अवसर गंवा देता। मैंने भी उस मौके का फायदा उठाने का फैसला किया। मुझे भी वो खुशी मिलेगी जो मैं चाहता था। उस रात मैं और भाभी एक दूसरे के करीब आने लगे। तभी भाभी को कमरे से बच्चे के रोने की आवाज आई। उसके रोने की आवाज से भी वो मुझसे दूर जाने को तैयार नहीं थी, लेकिन मुझे यह सही नहीं लगा, इसलिए मैंने अपनी भाभी को बच्चे को देखने के लिए भेजा। उसके बाद मुझे अच्छी गहरी नींद आई। अगली सुबह मेरी आंख खुली और जब मैं उठा तो अपने बगल में भाभी को देखा। उसने अभी भी वही नाइट गाउन पहनी हुई थी। शायद उन्हें सारी रात नींद नहीं आई होगी, क्योंकि मेरे जागते ही उनकी भी आंखें खुल गई थीं। फिर मुझे देखते हुए भाभी बोली, देवर जी, आप मुझे अच्छा उल्लू बना दिए। आप मुझे भेजकर बड़े ही आराम से सो गए। उस वक्त मैंने भाभी को गले लगा लिया। मैंने भाभी से बोला, हमारे पास सिर्फ कल ही टाइम नहीं था, बल्कि अगले 10 दिनों तक यह मत भूलिए कि मैं आपका हूं और आप मेरी हो। भाभी पूरे मन से मेरी बाहों में समा गई। मैं भी उनके पास जाने से पहले थोड़ा मेकओवर करना चाहता था, क्योंकि यह मेरा पहली बार था। मैं उस सब से सहमत था, इसलिए मैं उस दिन सैलून गया। वहां से बाहर आते ही मुझे मनु की याद आ गई। मैं जानता था कि मनु थोड़ा मजनू टाइप का है। वह हमेशा किसी न किसी लड़की को इंप्रेस करके उसके पास चला जाता था। मैं मनु से कुछ सुझाव लेने के लिए उससे मिलने गया। मनु ने मुझे एक से बढ़कर एक टिप्स दिया। आज रात को मैं भाभी को बहुत खुश करने वाला था। उस रात मेरी भाभी रोज की तरह मेरे कमरे में आई। मुझे मनु के टिप्स अच्छे से याद थे। मैंने उस वक्त भाभी को चॉकलेट खिलाया। मनु ने मुझे बताया था कि लड़कियों को चॉकलेट बहुत पसंद होती है और ऐसे में अगर तुम उन्हें चॉकलेट दोगे तो तुम्हें बहुत आनंद देगी। मनु का एक सुझाव मैंने अपने दिमाग में फिट कर लिया था। मैंने भाभी को वो चॉकलेट खिलाई। मेरी भाभी मुझसे भी ज्यादा रोमांटिक थी। शायद उन्हें बहुत ज्यादा अनुभव था। उस रात मैं भी उस चॉकलेट की तरह भाभी में पूरी तरह पिघल गया और हम दोनों ने खूब एंजॉय किया। जब मैं अगली सुबह उठा तब मुझे बहुत ताजगी महसूस हुई। 26 साल की उम्र में मैं आज मेरा पहली बार था। कुछ ऐसा जो मैंने कल रात पहली बार किया चुकी, उसका अनुभव बहुत अलग था। अब मैं और भूखा होने लगा था। मैं हर दिन भाभी के साथ ऐसा ही समय बिताना चाह रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद भैया घर आ गए। अब मुझे लग रहा था कि भाभी और मेरे बीच नजदीकियां कम हो जाएंगी, लेकिन मेरी भाभी रात को भैया के सोने के बाद मेरे कमरे में आ जाती थी। एक रात मेरी भाभी मेरे कमरे में आई, तब मुझे उनके चेहरे पर खुशी नजर आई। मेरी भाभी ने मुझे बताया, पिछले 3 दिनों से मुझे ऐसे लक्षण महसूस हो रहे हैं कि मैं गर्भवती हूं। आज जब मैंने अपना चेकअप कराया तो मुझे पता चला कि मैं सचमुच गर्भवती हूं। देवर जी, आप पिता बनने वाले हैं और मैं मां बनने वाली हूं। मैंने अपनी भाभी की प्यारी खबर सुनकर उन्हें बधाई दी। भाभी ने कहा, देवर जी, ऐसे नहीं चलेगा। अब यह बच्चा आपका भी है तो इसकी जिम्मेदारी भी आपको ही उठानी होगी। मैंने भाभी से पूछा, कैसी जिम्मेदारी भाभी? उन्होंने आगे कहा, आपको अपने नाम की संपत्ति का आधा हिस्सा अपने बच्चे के नाम करना होगा। जब मैंने भाभी को यह बातें करते हुए सुना तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कहा, भाभी, आप कैसी बातें कर रही हैं? यह सब तो आप ही चाहती थी ना, तो फिर ऐसा क्यों बोल रही हैं? संपत्ति की बात कहां से आ गई? भाभी बोली, मैं ये सब कुछ नहीं जानती। संपत्ति का आधा हिस्सा अपने बच्चे के नाम करना ही होगा। मैंने उनसे कहा, भाभी, मेरे नाम से कोई संपत्ति नहीं है। मेरे मुंह से यह बात निकली ही थी कि भाभी बोली, आपके पास आपके नाम पर कितनी संपत्ति है यह सब पता है मुझे। यदि आप ऐसा करने से इनकार करते हैं तो फिर आपको अपने भैया को बताना होगा और फिर पूरे परिवार को। फिर आप देखना देवर जी, आपकी कितनी बदनामी होगी। मैंने भाभी से कहा, भाभी, आपको इस घर में आए हुए सिर्फ 1 साल ही हुए हैं और पिछले 1 सालों से मैंने आपको किसी भी कार्यक्रम में आते हुए नहीं देखा है, तो आपको कैसे पता कि मेरे नाम पर कितनी संपत्ति है? मेरे सवाल पर वो चुप रही। मैंने उनसे कहा,
जरूर भैया ने आपको यह बात बताई होगी। भाभी, आपके पास बस कुछ साल और हैं। उसके बाद आपके पास कितना भी धन हो वह किसी काम का नहीं रहेगा। जैसे ही मैंने भाभी से यह बात कही तो वो सोच में पड़ गई। उन्होंने कहा, देवर जी, वास्तव में आपका मतलब क्या है? मैंने उनसे कहा, मुझे एक गुप्त रोग है और जब आप मेरे पास आई हो तो वह रोग आपको भी हो गया होगा। अब कुछ सालों तक आपको जैसे जीना है वैसे जी कीजिए, क्योंकि आपके पास अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। मैं आपको अपनी पूरी संपत्ति का आधा हिस्सा देने को तैयार हूं। मेरे सच बोलने पर भाभी का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने कहा, मुझसे गलती कहां हुई? वह अपने पति को जोर जोर से चिल्लाने लगी। कुछ ही सेकंड में भैया मेरे कमरे में आए, लेकिन मुझे पहले ही लगा कि भैया बाहर खड़ा है और वह हमारी सब बातें सुन रहे हैं। फिर भाभी भैया से बात करने लगी। उन्होंने कहा, मैं तो बस आपके माल की चक्कर में फंस गई हूं। मैं जायदाद लेने के लिए अपने भाई के पास गई थी। क्या आप नहीं जानते थे कि उसे कोई गुप्त रोग है? आपके कारण अब मुझे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। फिर भाभी और भैया में झगड़ा शुरू हो गया। यह भाभी का मेरे करीब आने का अच्छा प्लान था और मैं सब कुछ समझ गया। जिस दिन मेरी भाभी मनु से पहली बार मिली थी, उसी दिन मुझे उसके बारे में बुरी बातें सुनाई थीं। जिस दिन मैंने मनु को अपनी भाभी और मेरे करीब आने की बात बताई तो उसने भी मुझे यही सच बताया था। उसने कहा था कि तुम्हारी भाभी पहले मेरी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। वह बहुत लालची है, इसलिए मैंने खुद को उससे दूर कर लिया। वह तब तक किसी से संपर्क नहीं करती जब तक कि इससे उसे फायदा ना हो। मनु मुझे सिर्फ मेरी भाभी के बारे में बता रहा था, लेकिन उस रात भैया का असली रूप भी मेरे सामने आ गया था। दोनों पति पत्नी की योजना मुझे धोखा देकर मेरी संपत्ति हड़पने की थी। मैंने भैया से कहा, मुझे नहीं पता था कि आप इतने घटिया निकलेंगे। आपने पैसे के लिए अपनी पत्नी को दूसरे आदमी के साथ संबंध बनाने की अनुमति दे दी। आप अपने भाई को भी भूल गए। मुझे लगा कि मेरे भैया अभी भी मुझसे उतना ही निस्वार्थ प्रेम करते हैं जितना मुझे बचपन में करते थे, लेकिन मैंने आपके बारे में गलत सोचा। मुझे नहीं पता था कि आजकल पैसा हमारे लोगों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरी बात सुनकर भैया सिर झुकाए खड़े थे। भाभी की आंखों में आंसू देखकर मैं उन्हें सच बता दूं ऐसा सोचा। फिर मैंने कहा, भाभी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे कोई गुप्त रोग नहीं है और ना ही मैंने आपके साथ कुछ किया हूं। जब आप मेरे पास आई थी तो मैं आपको चॉकलेट में नींद की गोलियां मिलाकर खिलाया था। आपके चॉकलेट खाने और सोने के बाद मैं अपने कमरे से निकल गया था। अगर आपकी मुझ पर विश्वास नहीं है तो उस छिपे हुए कैमरे पर देख सकती हैं जो आपने मुझे ब्लैकमेल करने के लिए मेरे कमरे में लगाया था। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब भैया और भाभी मुझसे माफी मांग रहे थे, लेकिन मैं उन्हें माफ नहीं कर सकता था। जिस तरह से उन्होंने मुझे धोखा देने की योजना बनाई थी, उससे हमारे परिवार को सब समझ आ गया था और तब से सबने उनसे रिश्ता नाता तोड़ लिया। आज वह सबसे दूर थे और यह उनके कर्मों का फल था। इस कहानी का निष्कर्ष यह है कि आजकल इंसान अपने सारे खून के रिश्ते भूलता जा रहा है, और वो सिर्फ पैसों के कारण। क्या सच में पैसा हमारे रिश्तों से ज्यादा महत्वपूर्ण है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और शेयर करें, और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।